हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं माय लिटिल पॉपुलर के आगे के चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इस स्टोरी को नॉवेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा फोटोज़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो कोई भी कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि फ़ोटो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। 100 लोगों के लिए 10 टेंट लगाए गए होते हैं। हर एक टेंट में 10-10 लोग सोने वाले होते हैं। 10 आदमी एक दूसरे के बगल में लेटे हुए होते हैं और वो बड़ी ही मुश्किल से करवट ले पा रहे होते हैं। वहीं शिन्यू अपना खाना खत्म करके आराम करने के लिए टेंट में आता है। एक खाली जगह देखकर वो वहां जाकर लेटने लगता है। तभी फेंगचेंग भी उसके बगल में आकर लेट रहा होता है। तो शिन्यू उसे घूर कर देखने लगता है। फेंगचेंग उसे देखकर बोलता है, क्या बात है, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोई जगह खाली नहीं है? शिन्यू अपनी नजरें चारों ओर घुमाता है तो वो देखता है कि सचमुच कहीं भी जगह खाली नहीं होती। वो फेंगचेंग को इग्नोर करता है और उसकी ओर पीठ करके लेट जाता है। उन दोनों को ऐसे झगड़ते देख फेंग डोंगयुआन कहता है, तुम दोनों वाकई कमाल हो। कभी तुम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते हो तो कभी तुम दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हो, बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहनों की तरह। शिन्यू से पूछता है, तुम्हारे छोटे भाई बहन कितने साल के हैं? फेंग डोंगयुआन बताता है, एक 13 साल का है तो एक 10 साल का है। शिन्यू कहता है, भाड़ में जाओ। फिर शिन्यू ओढ़ने के लिए अपना कंबल हाथ में उठाता है। तभी उसकी पूरी बॉडी ठंड से कांप जाती है और वो बोलता है, क्या ये कंबल पानी से भीगा हुआ था क्या? ये इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है? तो फेंग डोंगयुआन बोलता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। टेंट में सभी सैनिक ठंड की शिकायत कर रहे होते हैं। वो झींगे के गोले की तरह सिकुड़ रहे होते हैं। तभी लीडर चैन की आवाज़ आती है, कंबल काफ़ी बड़ी है, इसे अपने साथियों के साथ बांट लो। एक दूसरे के करीब सो जाओ, इससे तुम सभी को थोड़ी गर्माहट महसूस होगी। जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं वो अपने साथियों पे उछल पड़ते हैं। 2 कंबल को एक साथ जोड़ के 2 लोग 2 कंबल के नीचे सो रहे होते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी गर्माहट महसूस होती है। बाई शिन्यू फेंग डोंगयुआन के पास जाता है और कहता है, चलो चलो हम एक बिस्तर साझा करते हैं। फेंग डोंगयुआन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कियांदू के साथ बिस्तर साझा करने वाला हूँ। अगर मैं उसके साथ नहीं करूँगा तो वो अकेला रह जाएगा। कियांदू तो पहले से ही उसके कंबल के नीचे होता है। वो ठंड से काँप रहा होता है और फेंग डोंगयुआन से लिपटा हुआ होता है। शिन्यू तो चौंक ही जाता है उन दोनों को ऐसे देख कर। फेंग डोंगयुआन कहता है, क्यों ना तुम फेंगचेंग के साथ बिस्तर साझा कर लो। वो धीरे धीरे अपना चेहरा फेंगचेंग की तरफ करता है। वो साफ साफ फेंगचेंग के फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ पा रहा होता है, जैसे कि फेंगचेंग उसे कह रहा हो कि ये तो तुम्हारे भाग्य में ही लिखा है। बाई शिन्यू अपना मुंह बना लेता है। वो अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। न्यू फेंगचेंग ने उसके ऊपर से कंबल उठा लिया था और उसे भी अपनी ओर खींच लिया था। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दोनों की शरीर की गर्मी की वजह से उन्हें काफी गर्माहट महसूस हो रही थी। इस ठंडी जानलेवा जगह पे ठंडी असहनीय थी। यू फेंगचेंग ने अपनी बाहें उसकी कमर में लपेट ली। उसका माथा उसे सटा हुआ था और वे अंधेरे में चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, चाहे कितनी भी धीमी आवाज में, फिर भी वो सुने जा सकते थे, क्योंकि वो एक दूसरे की भारी सांसें सुन सकते थे। भाई शिन्यू का दिल ये सोचकर जोरों से धड़क रहा था कि कहीं उसके साथ ही ये आवाज न सुन ले, इसलिए उनकी किस शांत थी, मानो बिना किसी उद्देश्य के, बस एक दूसरे के होठों को छूने की चाहत, मानो बिना किसी उद्देश्य के, बस एक दूसरे की होठों को छूने की चाहत। भाई शिन्यू को ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे
वो किसी चीज के खतरे से अवगत है, लेकिन फिर भी वो खुद को आगे बढ़ने से नहीं रोक पा रहा था। वो खुद से ही कहता है, वो बस यू फेंग चैंग से थोड़ा आराम चाहता है, थोड़ा उत्साह चाहता है, अपने बोरिंग लाइफ से थोड़ा रिलीफ चाहता है, ठीक वैसा ही जैसा कि यू फेंग चैंग ने उसके लिए किया था। कोई भी हार नहीं मान रहा था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। इस ठिठुरती सर्दी की रात में वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी गर्दनें एक दूसरे से लिपटी हुई थी। वे एक साथ एक लय में सांस ले रहे थे। उनकी दिल की धड़कनें एक साथ चल रही थी। उन्हें ढकने वाले कंबल ने उनके शरीर के हर एक कोशिका को गर्म कर दिया था। अगली सुबह सीटी बजने पे सभी सैनिकों की नींद खुली। सभी सैनिक उछल पड़े। 3 मिनट में वो सभी तैयार होकर सू चुआंग के सामने थे। सू चुआंग उन्हें एक और चढ़ाई पे ले गए, लेकिन इस बार बिना वजन के, सुबह की दौड़ की तरह। बाई शिन्यो को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या गलत है। आखिर वो यू फेंग चैंग के साथ बने रहने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या इसलिए क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो यू फेंग चैंग से कितनी दूरी पर है? फेंग डोंगयुआन, जो कि नॉर्मल स्पीड पे दौड़ रहा था, उसने देखा कि शिन्यो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। उसने उसे एक बार चेतावनी दी, लेकिन शिन्यो ने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसे पीछे छोड़ दिया और यू फेंग चैंग के साथ दौड़ पड़ा। यू फेंग चैंग ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या हुआ है? तुम्हारे साथ आज क्या गलत है? शिन्यो ने कहा, क्या गलत है? दौड़ने में क्या कुछ गलत हो सकता है? यू फेंग चैंग हैरान था। एक पल के बाद उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ बने रहने की कोशिश कर रहे हो? भाई शिन्यो ने बुदबुदाते हुए कहा, आज सुबह मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी थी, इसलिए मैं तेज़ दौड़ना चाहता था। फेंग चैंग ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरे पीछे आ सकते हो। यू फेंग चैंग की स्पीड अभी नॉर्मल थी। वो अभी भी नॉर्मल स्पीड में दौड़ रहा था, अपनी सांसों की लय बनाए हुए। हालांकि ऊंचाई से होने वाली बीमारी उसे परेशान कर रही थी, लेकिन उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई। पहले तो बाई शिन्यो बड़ी मुश्किल से दौड़ पा रहा था, लेकिन 4000 मीटर के बाद उसे सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो धीरे धीरे दौड़ रहा था। यू फेंग चैंग की पीठ उससे ज़्यादा आगे नहीं थी, लेकिन वो अस्वस्थ नहीं था। वो दांत पीसते हुए दौड़ रहा था, लेकिन दूरी बढ़ती जा रही थी। अंत में यू फेंग चैंग पहाड़ी की चोटी पे पहुंच गया। जब बाई शिन्यो दौड़ने के लिए वापस मुड़ा, तब भी वो कम से कम 30 मीटर पीछे था। यू फेंग चैंग उसके पास से गुजरते हुए स्माइल कर रहा था। वो स्माइल तो नॉर्मल थी, लेकिन शिन्यो को ऐसा लग रहा था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में चिल्लाया, पूरी ताकत से पहाड़ी तक भागा। फिर वहां से नीचे उतरते हुए उसकी नजरें यू फेंग चैंग के पीठ पे टिकी थी। अगर उसकी नजरें ऐसे ही उसकी पीठ पर टिकी रहती, तो वो पहाड़ी से नीचे लुढ़क सकता था। उसने फेंग डोंगयुआन को आश्चर्य से कहते सुना, शिन्यो, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो। बाई शिन्यो ने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। बर्फ बहुत मोटी थी। वो जोर से उस बर्फ पे पैर रखता है, फिर बाहर निकालता है। ऐसे ही करते करते वो अचानक ही बर्फ में गिर जाता है। बहुत सारे लोग गिर रहे थे, इसलिए किसी का ध्यान शिन्यो पे नहीं गया। शिन्यो उठा, अपने मुंह से बर्फ को थूका और फिर से भागने लगा। जब तक वो शिविर में पहुंचा, तब तक कुछ ही लोग थे जो कि वापस आए थे। पीछे मुड़ के देखने पर तो बहुत सारे लोग थे जो कि अभी वापस नहीं आए थे। जू चुआंग ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और कहा, तुम 5वें व्यक्ति हो। आज तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या तुमने कोई पावर पिल खाई है? भाई शिन्यो को अब एहसास हुआ कि वो यू फेंग चैंग का पीछा करते करते बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ आया था। धीरे धीरे सभी लड़के वापस आने लगे थे। फेंग डोंगयुआन भाई शिन्यो के पास भागा, हाफते हुए बोला,
शिन्यू, तुम्हें क्या हुआ है? तुम अचानक इतनी तेजी से क्यों भागने लगी? बाई शिन्यू ने हंसते हुए कहा, आज मैं अच्छी स्थिति में था इसलिए मैं ज्यादा तेज दौड़ रहा था। यू फेंगचेंग स्माइल करते हुए कहता है, तुम अभी भी 300 या 400 मीटर पीछे हो। यू फेंगचेंग ने जो कहा था वो किसी के समझ में नहीं आया, लेकिन बाई शिन्यू को समझ आ गया। उसने कहा, अगली बार इतना बुरा नहीं होगा। नाश्ते के बाद उन्होंने आधे घंटे तक आराम किया, फिर बर्फ के टोहे लेने की प्रशिक्षण शुरू किया। सुबह के सत्र के बाद सू चुआंग ने उन्हें पूरी तरह से कवच पहनाकर शिविर तक चलने को कहा। शिविर से यह लगभग 30 किलोमीटर दूर था। इस बर्फीली मौसम में वे अंधेरे होने तक नहीं चल पाते। वे जानते थे कि जू चुआंग उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला। उन्हें आखिर तक कोई कदम उठाना ही होगा। वे सिर्फ उपवास ही कर सकते थे। जू चुआंग जीप में था और उन्हें मार्च करते हुए देख रहा था। वो कभी उन्हें 2 किलोमीटर चलने के लिए मजबूर करता तो कभी 500 मीटर रेंगने के लिए मजबूर करता। रास्ते में उन्हें तरह तरह से परेशान करता। बाई शिन्यू सिर्फ 1 हफ्ते से इस कंपनी में था और उसे इस तरह की ट्रेनिंग सहनी पड़ रही थी। शारीरिक और मानसिक रूप से इसके अनुकूल होना मुश्किल था। ये नई रंग रूट कंपनी की तुलना ज़्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों से हार नहीं मान रहा था। वो आगे बढ़ रहा था। कई बार तो वो लाइन से बाहर हो गया और उसके साथियों ने उसे रोक लिया। नीचे उतरने के बाद बर्फ काफी हल्की हो गई थी। रास्ता बेहतर था, लेकिन 3 घंटे चलने के बाद सभी के पैर ठंड से सुन्न हो गए थे। वो मुश्किल से ही अपने पैर को महसूस कर पा रहे थे। इस समय तक अंधेरा हो गया था। वे भूख और ठंड से बेहाल थे। वे लगभग अपनी इच्छा शक्ति से चल रहे थे। बाई शिन्यू और फेंग डोंगयुआन हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। फेंग डोंगयुआन, जो कि बोलने के लिए बहुत ज्यादा थक गया था, वो अचानक मुस्कुराया। बाई शिन्यू ने असहाय होकर कहा, तुम्हारे पास अभी भी हंसने की ताकत है। तुम क्यों हंस रहे हो? फेंग डोंगयुआन बोला, क्या तुम्हें याद है पहली बार जब तुम सुबह दौड़ रहे थे? तुम 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद और नहीं दौड़ पाए और जमीन पर बैठकर बेईमानी कर रहे थे। सार्जेंट ने तुम्हें सबक सिखाया। बाई शिन्यू ने हंसते हुए कहा, बेशक मुझे याद है। फेंग डोंगयुआन बोला, शिन्यू, मुझे लगता है कि नए भर्ती क्लास में सबसे ज्यादा बदलाव तुम में आए हैं। तुमने सबसे ज्यादा प्रगति की है और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाई शिन्यू ने कहा, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होता। शायद मैं पहले से ही हार मान चुका होता। फेंग डोंगयुआन बोला, ये हमारे बारे में नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की क्षमता के बारे में है। निशानेबाजी की प्रतियोगिता, अन्य प्रशिक्षण, तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो और बस इसके लिए कड़ी मेहनत करो। बाई शिन्यू का दिल भर आया। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। उसकी आंखें हमेशा की तरह दृढ़ थी। बेस पे पहुंचते हुए रात के 10 बज चुके थे। वे सभी इतने ज्यादा थक चुके थे कि उनका सर भी घूम रहा था। उन सभी ने अपने कपड़े खोले और जाकर चुपचाप बिस्तर पे लेट गए। थोड़ी देर सोने के बाद बाई शिन्यू को पक्षियों ने जगा दिया। उसने कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक ली, ये सोचकर कि रात कितनी लंबी है और छोटे दर्द की तुलना में लंबा दर्द सहना बेहतर है। उसने अपने दांत पीसे, बिस्तर से उठा और शौचालय जाने के लिए ड्रॉम से बाहर निकल गया। जैसे ही वो ड्रॉम से बाहर निकला, उसने देखा जू चुआंग और चेंग जिंग सीढ़ी पे खड़े होकर कुछ फुसफुसा रहे थे। चेंग जिंग पूरी तरह से तैयार था। देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बिस्तर पे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं।
भाई शिन्यू को देखकर वो दोनों चौंक गए हैं। भाई शिन्यू ने बताया कि वो शौचालय जा रहा है। जू चुआंग ने कहा, ठीक है, तुम आगे बढ़ो। भाई शिन्यू तुरंत शौचालय के अंदर चला गया और जब वो बाहर आया तो उसने पाया कि जू चुआंग और चेंग जिंग शौचालय के बाहर आ गए थे, मानो उसका इंतजार कर रहे हो। भाई शिन्यू ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। चेंग जिंग ने धीरे से आह भरी और कहा, आपातकालीन मुलाकात पर चर्चा कर रहे हैं। ये सुनकर शिन्यू एक्सप्रेशन लेस होकर जू चुआंग की तरफ देख रहा था। वो मन ही मन उसे कोस रहा था। वो मन ही में उसे गालियां दे रहा था। वो पहले से ही कुत्ते की तरह थक गए थे और फिर से एक और आपातकालीन मुलाकात। लानत है, मैं इन्हें जान से मार डालूंगा। अभी जिस तरह की ट्रेनिंग वो लोग करके आए थे उसी तरह की ट्रेनिंग की प्लानिंग की जा रही थी, इसलिए शिन्यू जू चुआंग को गालियां दे रहा था, मन ही मन उसे कोस रहा था। जू चुआंग जो है उनका कमांडर है और लीडर चैन यानी चेंग जिंग उनका सार्जेंट है। तो कहीं पे मैं उनको कमांडर या सार्जेंट बोलूँ तो आप लोग समझ जाना कि मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जू चुआंग ने शिन्यू से कहा, तुम बहुत अनुक्षुक हो, है ना? तुम्हारे सार्जेंट ने मुझे अपना दिन बदलने की सलाह दी है। चलो तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है, मैं सुनना चाहता हूँ। जू चुआंग शिन्यू से ये पूछ रहे थे कि क्या उन्हें ये ट्रेनिंग अभी करवानी चाहिए या नहीं। शिन्यू घबरा गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने महसूस किया कि जू चुआंग के चरित्र को देखते हुए जितना अधिक वो ना कहेगा उतना ही अधिक जू चुआंग आगे आएगा। लेकिन क्या होगा अगर उसने हाँ कर दिया तो? क्या वो उसकी बात मानेगा? ये सोचकर वो घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश करता है तो जू चुआंग कहता है, अरे कुछ तो बोलो। भाई शिन्यू अपने धड़कते दिल को थाम के कहता है, सार्जेंट की बात मानो। जू चुआंग मुस्कुराया, भाई शिन्यू की ओर देख कर इशारा करते हुए कहा, चेंग जिंग, तुम देख रहे हो, क्या ये सही रवैया है? ये मुझसे कैसे बात कर रहा है? क्या ये मेरा दिल रखने के लिए हाँ नहीं कह सकता है? ये कितना बिगड़ गया है। लीडर चैन असहाय होकर बोले, कंपनी कमांडर, अगर आपको ट्रेनिंग करवानी ही थी तो हमसे हमारी राय पूछने क्यों आए? आपको सीटी बजा देना चाहिए था। ये सुनकर तो जू चुआंग के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचते और लीडर चैन कहते हैं, आप अपने स्टूडेंट को मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए मेरी सलाह ये है कि दिन बदल दीजिए। आज सभी सैनिक बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, उन्हें आराम करने दीजिए, टीम पे ज़्यादा बोझ मत डालिए। जू चुआंग ने अपनी ठोड़ी रगड़ते हुए कहा, ठीक है, फिर किसी और दिन। उसने अपना मुंह बना लिया और जैकेट पहनकर बुदबुदाते हुए वहां से निकल गया। जू चुआंग के जाने के बाद भाई शिन्यू एक गहरी सांस लेता है। उसके पैर जो कि डर के मारे कांप रहे थे वो उन्हें शांत करता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, सार्जेंट, ये तो अच्छी बात है कि कंपनी कमांडर आपकी बात सुनते हैं। तो लीडर चैन कहते हैं, कभी कभी कंपनी कमांडर बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वो जो चाहे सोच लेते हैं और सैनिकों से करवाने लगते हैं। फिर शिन्यू कहता है, सार्जेंट, आप बहुत अच्छे हैं और कंपनी कमांडर भी आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपकी बातें मानते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप हमारे सार्जेंट हैं और ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये सुनकर तो लीडर चैन एकदम से ही शांत हो जाते हैं, जिससे शिन्यू के चेहरे पे जो मुस्कान होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो महसूस करता है कि माहौल ठीक नहीं है। वो बोलता है, सार्जेंट। लीडर चैन ने उसकी तरफ देखा और कहा, शिन्यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम किसी को ये मत बताना, ठीक है? ये सुनकर शिन्यू का दिल जैसे बैठ सा गया था। उसने कहा, सार्जेंट, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये थोड़ा अजीब लग रहा है।
लीडर चैन कहते हैं, मुझे भी ये पता है कि मुझे ये बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तो मुझे बुरा लगा और मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। ये सुनकर बाईशिनियों ने तुरंत पूछा, सार्जेंट आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप रिजाइन ले रहे हैं? लीडर चैन ने कहा, नहीं, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं स्नो लेपर्ड में ट्राई करूँगा। जिस टीम में जाने के लिए फेंग चेंग इतनी मेहनत कर रहा है, उसी टीम में जाने के बारे में लीडर चैन बात कर रहे हैं। ये सुनकर शिन्यू चौंक गया। उसने कहा, सार्जेंट क्या आप सच में जा रहे हैं? लीडर चैन ने कहा, हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया, स्नो लेपर्ड एक ऐसी जगह है जिसका कई सैनिक ख्वाहिश करते हैं। वो पूरी तरह से एक डिफरेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मैं मिलिट्री स्कूल जाना चाहता था, लेकिन मैं अब जा नहीं सकता। हुआ क्या, उन्हें मुझे कई बार इनवाइट किया था और अब मैं भी लालची होता जा रहा हूँ। मैं भी उसे आजमाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक्सेप्ट होऊंगा। तो अगर मैं रिजेक्ट हो गया और वापस आया तो तुम मुझ पे हंसना मत, ठीक है? शिन्यू कहता है, नहीं, हम बिल्कुल आप पर नहीं हंसेंगे। स्नो लेपर्ड टीम बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, तो चाहे सार्जेंट जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन चूंकि हुआ क्या, उन्हें आपको इनवाइट किया है और वो आपको वहाँ चाहता है, तो आपको कैसे कोई हटा सकता है? लीडर चैन कहते हैं, बेशक रेजिमेंट के सिफारिश के अलावा हुआ क्या, अक्सर प्रत्येक डिवीज़न और रेजिमेंट का दौरा करता है। वो उन सैनिकों को चुनता है जो उन्हें लायक लगते हैं, फिर उन्हें ट्रायल में भेजता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही होता है जो कि पास हो पाता है। लेकिन गैर कमीशन अधिकारी, जो कि हुआ क्या भी है, वो स्नो लेपर्ड ब्रिगेड के लिए हर साल ट्रायल रखता है, जिसमें रेजिमेंट के जो सबसे अच्छे सैनिक होते हैं उन्हें चुना जाता है, फिर उन्हें ट्रायल के लिए भेजा जाता है। मैंने सुना है कि ट्रायल होने से पहले जो कुछ उन्हें दिया जाता है, उन्हें 3 से 4 दिन काम चलाना होता है। ट्रायल इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि कोई भी पास नहीं कर पाता है। कभी कभी तो मुश्किल से ही 2 से 3 लोग पास कर पाते हैं, या कभी कभी कोई कर ही नहीं पाता है। वह क्या केवल यही चाहता है कि मैं ट्रायल में जाऊं, लेकिन ये मेरे ऊपर है कि मैं ट्रायल पास कर पाता हूँ या नहीं। इसमें हुआ क्या का कोई लेना देना नहीं रहेगा। शिन्यू ने एक गहरी सांस ली और कहा, सार्जेंट क्या आप जानते हैं कि यू फेंग चेंग ट्रायल के लिए जा रहा है? लीडर चैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, कौन नहीं जानता। उसकी नजरें तो हमेशा स्नो लेपर्ड ब्रिगेड पे टिकी रहती है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। वो केवल दृढ़ नहीं है, बल्कि उस दृढ़ संकल्प के अनुरूप कार्य करने की शक्ति रखता है। ऐसे ही व्यक्ति स्नो लेपर्ड के लिए चुने जाते हैं। स्नो लेपर्ड को बस इसी की जरूरत है। तभी शिन्यू कहता है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भी रिजेक्ट हो जाए। लीडर चैन कहते हैं, ये सच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए वो सबसे पसंदीदा खिलाड़ी है। फिर वो शिन्यू से पूछते हैं, क्या तुम्हें भी स्नो लेपर्ड ब्रिगेड में दिलचस्पी है? शिन्यू कहता है, मैं तो इसके आसपास भी नहीं हूँ, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लीडर चैन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस प्लेस का वेट कर रहे हैं और जूनियर ट्राई आउट में शामिल होना मुश्किल नहीं है। रेजिमेंट की सिफारिश के अलावा यदि तुम आवेदन करते हो तो तुम जा सकते हो। जूनियर ट्राई आउट कॉम्पिटिशन बिल्कुल ट्राई आउट की तरह ही होता है। उसमें ज़्यादा लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन उनसे कम भी नहीं होते हैं। बहुत सारे नए सैनिकों को दुनिया देखने की इच्छा होती है। अगर तुम उत्सुक हो तो मैं तुम्हारे लिए आवेदन कर सकता हूँ। ये सुनकर शिन्यू हिचकिचाते हुए कहता है, क्या ये इतना आसान होता है? लीडर चैन कहते हैं, जब तक तुम्हारे ग्रेड बहुत बुरे नहीं होते तब तक समूह तुम्हें आमतौर पर जाने देगा, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते।
उन्हें लगता है कि वो बस सिफारिश से जा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा क्योंकि जूनियर ट्रायआउट बहुत क्रूर होते हैं। बहुत से लोग जाते हैं और जब वो बाहर हो जाते हैं तो वो बहुत समय तक मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं। ये सुनकर शिन्यू घबराते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी लोग घोस्ट गेट से गुजर के आ रहे हो। तभी लीडर जैन एक्साइटेड होके बोलते हैं, यही कारण है कि स्नो लेपर्ड एक तरफा है और यही बात लोगों को प्रेरित करती है। हर साल ट्रायल की प्रक्रिया अलग होती है और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस साल की ट्रायल की प्रक्रिया कैसी होगी। मैं इसका इंतज़ार नहीं कर सकता। ये सुनकर बाइशन्यू मुस्कुराते हुए कहता है, सार्जेंट, मुझे लगता है कि आप अपनी ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी कंपनी के सार्जेंट निसंदेह अपनी ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते थे, वरना वो जूचुआंग के नज़रों में कैसे आते हैं। चेंगजिंग एक गोरे चेहरे वाला इंटेलिजेंट पर्सन था। जब वो बात नहीं करता तो वो पूरी तरह से गुंडा लगता था, लेकिन उसकी कुल ग्रेड की तुलना रेजिमेंट के 1200 सैनिकों से की जाए तो वो डेफिनेटली टॉप 10 में आता था। नीरज जैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, जाओ सो जाओ, कल तुम्हें ट्रेनिंग में शर्मिंदा नहीं होना है, ठीक है। बाइशन्यू वापस अपने कंबल के नीचे आ गया। उसके मन में चेंगजिंग की कई बातें घूम रही थीं। जूनियर ट्रायल में मौका मिलना मुश्किल नहीं था, तो क्या उसे दुनिया देखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हर कंपनी और रेजिमेंट में से सबसे बेहतरीन सैनिक को ट्रायल में भेजा जा रहा था। ये उसकी क्षमता से बाहर था, लेकिन वो सच में उत्सुक था। इतनी पावरफुल स्पेशल फोर्स यूनिट के ट्रायल का तरीका क्या होगा, वो ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। बाइशन्यू पूरी रात इसी समस्या से जूझता रहा। उसे आराम नहीं मिला। अगले दिन दौड़ के दौरान वो सो गया। जूचुआंग ने उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। ये तो उनकी मेहरबानी थी कि उन्हें आधी रात को नहीं जगाया गया और अगले कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं आने दी। बाइशन्यू को लगा कि उसकी सेहत ठीक है। वो 1 साल से सेना में बिना बीमार हुए था, लेकिन कुछ ही दिनों में एक रात उसे बिना किसी कारण के तेज बुखार हो गया।